स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ज्यूरिस एकेडमिया। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा नया सेशन है जो कि आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये बैच हमारा आपके लिए यूपी एपीयू से ओरिएंटेड है। यूपी एपीयू के लिए ये बैच है हमारा आपका जो कि 2025 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि प्रपोज्ड है ऑब्वियसली। तो आज हम यूपी एपीयू के रेफरेंस में कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि उसके सिलेबस का पार्ट है और जो कि बहुत ही रेलेवेंट होने वाले हैं आपके यूपी एपीयू के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये एक नया क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम कि ये न्यू क्रिमिनल लॉ है। ओके, शॉर्ट में हम लिखते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ये एक न्यू क्रिमिनल लॉ है जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे, जिसे हम पहले आईपीसी 1860 के नाम से जानते थे। अभी इसमें क्या किया गया है, इस आईपीसी 1860 को रिपील कर दिया गया है। क्या किया गया है, रिपील किया गया है और एक न्यू क्रिमिनल लॉ बनाया गया है। न्यू क्रिमिनल लॉ बनाया गया है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, BNS 2023, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे कि आईपीसी से BNS को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों लाया गया, इतने टाइम तक आईपीसी था, इतने टाइम बाद BNS की क्यों ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से इसमें देखेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ इसकी नीड्स देखेंगे कि BNS लाने की क्या नीड थी, इसके सेलिएंट फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसकी नीड्स, इसके सेलिएंट फीचर्स, इसकी बेयर की हम स्कीम देखेंगे, स्कीम ऑफ द बेयर देखेंगे। स्कीम ऑफ द बेयर का मतलब होता है कि कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं। खैर, भारतीय न्याय संहिता में कोई स्केड्यूल्स नहीं है, इसमें चैप्टर्स और सेक्शंस में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ जो होता है एक बेडरॉक होता है किसी भी सोसाइटी का, जो कि बताता है रॉन्ग्स के बारे में और उन रॉन्ग्स को करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके बारे में बताता है। जैसे कि हम गए कहीं पे किसी घर में या किसी भी ऐसे प्रेमाइसेस में चोरी कर लिए। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम चोरी कर लिए तो वो जिसका सामान था या फिर जिसकी भी वो प्रॉपर्टी थी वो ऐसे ही नॉर्मली शांत रहेगा। नहीं, बिल्कुल वो चाहेगा कि उसको उसका सामान वापस मिले या फिर उसका जिस भी चीज़ पे पोजेशन था जो हमने लिया उसको वापस मिले। तो वो क्या करेगा, उसके लिए कंप्लेन करेगा, ऑब्वियसली पुलिस के पास जाएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा। पुलिस हमें ढूंढेगी, हम अगर पकड़ में आ जाते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें कुछ पनिशमेंट दी जाएंगी। तो वही पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइबिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऑलराइट, तो क्रिमिनल लॉ जो है एक सोसाइटी का बेडरॉक होता है, एक सोसाइटी का बैकबोन कह सकते हैं होता है, जो कि डिफ़ाइन करता है रॉन्ग्स को, जो भी गलत काम सोसाइटी में हो रहे हैं उनको, और उन गलत कामों को करने के बाद क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे उसके बारे में भी ये हमारे BNS या क्रिमिनल लॉ में बताया जाता है। तो जनरली ये हमें क्या बताता है कि जो रॉन्ग्स हैं, जो रॉन्ग्स को करने के बाद हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि क्या पनिशमेंट्स को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में ये क्रिमिनल लॉज हमें बताते हैं। दूसरी चीज़ वहीं पे है कि इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वॉज लार्जली गवर्नड बाई लॉज इनैक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो लार्जली किससे गवर्न होता था, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में ही जो लॉज इनैक्ट किए गए थे, उस टाइम पे जो लॉज इनैक्ट किए गए थे क्रिमिनल लॉज, उसमें जस्ट अ सेकेंड, जो लॉज इनैक्ट किए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उस टाइम पे जो लॉज इनैक्ट किए गए थे ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, उसमें IPC है आपका, CRPC है आपका, और जस्ट अ सेकेंड,
आईपीसी है, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। ठीक है, तो ये तीनों लॉज जो थे, क्रिमिनल लॉज आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। ये तीनों लॉज आपके ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में इसको इनैक्ट किया गया था। उसके बाद इसको अब जाके रिपील किया गया है। आईपीसी को बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है, सीआरपीसी को बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट को बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है। तो यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के लॉज थे उनसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो था वो गवर्न होता रहा था। उस टाइम पे जो भी लॉज इनैक्ट हुए थे उनसे ये गवर्न होता था। आगे की बात ये है कि बहुत समय बीतने के बाद जो आईपीसी 1860 था वो आउटडेटेड हो गया था। उसके जो प्रोविज़न्स थे वो आउटडेटेड हो गए थे। बहुत ही एम्बिग्विटी थी उसमें, इंटरप्रिटेशन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, उसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं थी और साथ ही साथ कॉलोनियल एरा के होने की वजह से, कॉलोनियल एरा के टाइम का लॉ होने की वजह से ये बहुत ही लॉज पुराने हो गए थे। तो बेसिकली ये आउटडेट हो गए थे यानी कि बहुत पुराने हो गए थे। इनमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी, कुछ ऑफेंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत थी, पेनलाइज करने की ज़रूरत थी, बहुत से ऐसे एक्ट्स थे जिनको क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत थी और इनके कुछ जो प्रोविज़न्स जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड प्रोविज़न्स थे उनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत थी। इसके लिए हमने क्या किया, हमने रिपील किया है आईपीसी को और क्या ले आया है नया, भारतीय न्याय संहिता जो कि आपका बीएनएस 2023 है, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, उसको ले आया गया है। तो ये सारी बातें जो हम जान रहे हैं, ये सारी बातें हम किस रेफरेंस में जान रहे हैं कि आईपीसी को रिमूव करके बीएनएस क्यों लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि कोई भी क्रिमिनल लॉ जो है वो सोसाइटी का बेडरॉक होता है। रॉन्ग्स हम करते हैं तो हमें पता है कि हमें उसके लिए पनिशमेंट्स भी मिलेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि लार्जली गवर्न होता था, जो जिनके लॉज लार्जली गवर्न होते थे ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, उस टाइम पे एनैक्ट हुए थे, उससे गवर्न होते थे, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए इसे रिपील करना पड़ा। दिस रिफॉर्म वॉज नेसेसरी टू मेक द लॉज मोर एफिशिएंट, रेलेवेंट एंड विक्टिम सेंट्रिक। सबसे बड़ी बात, इस रिफॉर्म को करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लॉज को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके और भी बहुत से एक्ट्स को पिनलाइज किया जा सके। बहुत सारे जो मतलब अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए जो प्रोविज़न्स हैं उनको और कंसोलिडेट किया जा सके और इसकी रेलेवेंसी को बढ़ाया जा सके, इंटरप्रिटेशन इसका अच्छे से किया जा सके, इसकी लैंग्वेज ईजी हो सके, विक्टिम सेंट्रिक हो ये। मतलब अभी तक हम क्या था, आईपीसी में जब भी डील करते थे प्रोविज़न्स को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफेंडर्स को सज़ा दिलवाने की कोशिश में ज़्यादा थे, मतलब पिनलाइज कर सकें, अक्यूज़ को हम सज़ा दिलवा सकें, पनिश कर सकें, जो भी ऑफेंसेस हैं वो पनिशेबल हो सकें, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस हुआ करता था। लेकिन अब ये बीएनएस जब से आया है तब से क्या है कि हम ध्यान देते हैं कि विक्टिम जो है, विक्टिम को न्याय मिले, विक्टिम सेंट्रिक हुआ है हमारा जो ये लॉ है, ये अक्यूज्ड सेंट्रिक ना होके ये क्या हुआ है, विक्टिम सेंट्रिक हुआ है। कि मतलब इसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम को न्याय मिले। तो देखिए आईपीसी में जो कोड वर्ड था उसको रिप्लेस किया गया संहिता से और जो पीनल वर्ड था उसको रिप्लेस किया गया है न्याय से। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीनल यानी कि क्रिमिनल पनिशमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके हमने न्याय की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे दिस रिफॉर्म वाज नेसेसरी टू मेक द लॉ मोर एफिशिएंट, रेलेवेंट एंड विक्टिम सेंट्रिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो इंटरप्रिटेशन है उसमें प्रॉब्लम ना हो, सारे स्कैटर्ड प्रोविज़न्स को कंसोलिडेट करके कुछ प्रोविज़न्स को कम किए गए हैं, कुछ पनिशमेंट्स को बढ़ाया गया है और सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से हैं। ऑलराइट, अब हम आगे देखेंगे कि आईपीसी को ड्राफ्ट कब किया गया था। तो आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था 1860 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जिस वक्त ही ड्राफ्ट हो जाए कोई एक्ट है या लॉ है उसी वक्त वो इनैक्ट भी हो जाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा। जब भी गवर्नमेंट जो है वो अपने गज़ेट में पब्लिश करते हैं कि इस दिन या इस तारीख को इस एक्ट को पब्लिश होना है, इस एक्ट को इनैक्ट होना है, उस दिन या उस डेट को वो एक्ट इनैक्ट हो जाता है। तो 1860 में ये ड्राफ्ट तो हो गया था, लेकिन इसकी इनैक्टमेंट की जो डेट थी वो उसके 2 ईयर्स बाद यानी कि 2 साल बाद जो थी
वो 1862 में हुई थी। ऑलराइट, यानी कि ड्राफ्टिंग का टाइम क्या है, ये है 1860 और इनैक्टमेंट का टाइम क्या है, 1862। उसके बाद अब देखिए 1862 में इसके इनैक्ट होने के बाद, वैसे तो हम जनरली आईपीसी 1860 ही कहते हैं, तो 1860 से ही मान के चलते हैं कि इनैक्ट होने के बाद दोबारा से अगर इस लॉ में चेंजेस आए हैं या फिर इस लॉ को रिपील करके इसी के बारे में दूसरा लॉ बनाया गया है, तो वो लगभग 150 ईयर्स के बाद बनाया गया है। अप्रॉक्स हम कह रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स 150 ईयर्स के बाद नए लॉज को इसको आईपीसी को रिपील करके बनाया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा टाइम गैप है आईपीसी से बीएनएस में, कितना बड़ा टाइम गैप है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि लॉज जो हैं वो आउटडेट होंगे। ये ऑब्वियस सी बात है कि आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लॉज नहीं बनाए गए थे। ये ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉज जो थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए थे, और आज की इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से वो लॉज बिल्कुल आउटडेटेड हैं। आज की इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन सारी चीज़ों में अमेंडमेंट करना, उन सारी चीज़ों में कुछ नई चीज़ों को ऐड करना, कुछ नए ऑफेंसेस को ऐड करना, कुछ नए कन्वीनियंस तरीक़ों को ऐड करना, मेथड्स को ऐड करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम दोनों के कंपैरिजन में देखते हैं। अभी हमारे पास पहले आईपीसी में सेक्शंस कितने थे, 511 सेक्शंस थे। ऑलराइट, और अभी हमारे बीएनएस में कितने सेक्शंस हैं, 358। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतने लेंदी प्रोविज़न्स को कंसोलिडेट करके शॉर्ट प्रोविज़न्स में कन्वर्ट किया गया है। ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, जो क्योंकि बिल्कुल ये सारी चीज़ें पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके सेक्शंस को हमने कंसोलिडेट किया है। आगे देखते हैं। तो ये बात याद रखने की है कि 511 सेक्शंस आईपीसी में थे और 358 सेक्शंस अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं जो चैप्टर्स हैं आईपीसी के और बीएनएस के। ठीक है, तो चैप्टर्स में भी क्या है, चैप्टर्स भी आपके रिड्यूस हुए हैं। 23 चैप्टर्स थे आपके आईपीसी में, 23 चैप्टर्स आईपीसी 1860 में हुआ करते थे, और अभी कितने हैं बीएनएस में, बीएनएस में हमारे 20 चैप्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं रिड्यूस हुए हैं 3 चैप्टर्स। ऑलराइट, 3 चैप्टर्स क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 511 थे जो कि रिड्यूस होके 358 सेक्शन हुए। चैप्टर्स 23 थे आईपीसी में जो कि रिड्यूस होके 20 चैप्टर्स हुए। और आगे की बात ये है, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ध्यान देने वाली बात ये है कि 20 नए ऑफेंसेस ऐड किए गए, 20 और नए ऑफेंसेस को बनाया गया। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रही होंगी जो पहले आईपीसी में ऑफेंस नहीं रही होंगी, या बहुत से एक्ट्स या ओमिशन ऐसे रहे होंगे जो कि ऑफेंस नहीं रहे होंगे। अभी में इसको 20 नए और एक्ट्स को जोड़ के, ऑफेंसेस को जोड़ के, इसको 20 नए और ऑफेंसेस को इसमें ऐड किया गया है बीएनएस में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। 19 प्रोविज़न्स को डिलीट किया गया है। डिलीट इन द सेंस कि इन्हें कहीं भी कंसोलिडेट नहीं किया गया है, इन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, 20 नए प्रोविज़न्स को ऐड किया गया है, ऑफेंसेस को ऐड किया गया है। 19 प्रोविज़न्स को डिलीट किया गया है। उन प्रोविज़न्स का ऑब्वियसली वो प्रोविज़न्स एम्बिगुअस रहे होंगे, अनक्लियर रहे होंगे, या फिर वेग रहे होंगे। उन प्रोविज़न्स का हमारे नए बीएनएस में उन प्रोविज़न्स की हमारे नए बीएनएस में कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्हें डिलीट कर दिया गया। कुछ 41 ऑफेंसेस हैं जिनके लिए पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट की है उसको बढ़ाई गई है। यानी कि 41 ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट को बढ़ाई गई है, यानी कि जेल जो कारावास दिया जाता है, पनिशमेंट में जेल जाने के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है उसको बढ़ाया गया है 41 ऑफेंसेस में। उसके बाद 83 ऑफेंसेस कुछ ऐसे हैं जिसमें फ़ाइन की पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। ठीक है, 41 ऑफेंसेस थे जिसमें इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। 83 ऑफेंसेस हैं जिसमें फ़ाइन की पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 23 ऑफेंसेस हैं जिसमें मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि पनिशमेंट उसमें ज़रूरी है। ऐसे 23 ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, मिनिमम पनिशमेंट को।
और 6 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट जो है कम्युनिटी सर्विस के तौर पे दी जा रही है। 6 ऐसे पेटी ऑफेंसेस हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस जो है वो पनिशमेंट के तौर पे दी जा रही है। ये जो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट है ये पहले आईपीसी में हमारे क्या हुआ करते थे, यहाँ देख लेते हैं। आईपीसी में हमारे 5 टाइप्स के ही पनिशमेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी बीएनएस में हमारे 6 टाइप्स के पनिशमेंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, कैपिटल पनिशमेंट में डेथ पेनल्टी है, फाइन है, इम्प्रिजनमेंट में ही सिंपल और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दोनों है। उसके बाद फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फाइन है। उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आता है कम्युनिटी सर्विस। ऑलराइट, आइए हम एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेथ पेनल्टी हम जानते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पेन ले लेते हैं हम। डेथ पेनल्टी, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट में हम जानते हैं कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 तरह का होता है, सिंपल और रिगोरस। उसके बाद एक और चीज़, इसमें डेथ पेनल्टी के बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद फिर सिंपल और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसको हम कॉन्फिस्केशन भी कहते हैं। उसके बाद ये फाइन था। तो ये आईपीसी में 1st नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर में ही ए और बी था ये, फिर ये 4th नंबर और ये 5th नंबर। ये 5 टाइप्स के जो पनिशमेंट्स थे ये आईपीसी में थे। अभी जब से बीएनएस इनैक्ट किया गया है ये 6 टाइप का पनिशमेंट हो गया है, कम्युनिटी सर्विस। ऑलराइट, ये 6 टाइप्स के पनिशमेंट जो है कम्युनिटी सर्विस तक के, इसको इस कम्युनिटी सर्विस जो नए टाइप का पनिशमेंट है यही कम्युनिटी सर्विस, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है किसमें, बीएनएस में, नए एक्ट में इंट्रोड्यूस किया है। तो 6 तरह के ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट जो है वो कम्युनिटी सर्विस की भी इंट्रोड्यूस की गई है। ऑलराइट, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग चाहेंगे तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप इन सारी चीज़ों को लिख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब आगे हम इसके बारे में कुछ की फीचर्स को जानते हैं। जो कि भारतीय न्याय संहिता है वो उसको लाने के पीछे क्या एम या क्या मोटिव था गवर्नमेंट का, लेजिस्लेशन का, या फिर बिल्कुल लेजिस्लेशन का क्या मोटिव था, लेजिस्लेचर का क्या मोटिव था, लेजिस्लेचर का क्या मोटिव था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो रीऑर्गेनाइज्ड एंड रीसीक्वेंस्ड, वापस से हम इन सारे प्रोविज़न्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, वापस से हम इनकी सीक्वेंसिंग कर सकें। वापस से का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्कैटर्ड प्रोविज़न्स हैं उनको एक साथ ला सकें, या फिर जो प्रोविज़न्स हमने डिलीट किए हैं तो प्रोविज़न्स डिलीट करने के बाद उनके जो नंबर्स हैं उनको हम फिर से सीक्वेंस में कर सकें। इसके लिए हमने भारतीय न्याय संहिता को दोबारा से इनैक्ट किया है, यानी कि दोबारा से नहीं कह सकते, आईपीसी को रिपील करके हमने भारतीय न्याय संहिता को इनैक्ट किया है। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि जो भी स्कैटर्ड प्रोविज़न्स थे उनको एक साथ लाने के लिए, और जो प्रोविज़न्स हमने डिलीट किए उनके बाद जो प्रोविज़न्स थे उनको सीक्वेंस में रखने के लिए हम भारतीय न्याय संहिता को ले आए। उसमें नए डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है और कुछ डेफिनेशंस को मॉडिफाई भी किया गया है, यानी कि नए डेफिनेशंस को ऐड भी किया गया है और कुछ डेफिनेशंस में चेंजेस भी किए गए हैं। बिल्कुल 6th पनिशमेंट जो कि कम्युनिटी सर्विस थी उसे हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले आईपीसी में नहीं थी। आईपीसी में 5 तरह के पनिशमेंट्स थे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। और अभी जो बीएनएस में है वो 6 तरह की पनिशमेंट हो गई है और 6th पनिशमेंट यही कम्युनिटी सर्विस है। कम्युनिटी सर्विस एक ऐसा पनिशमेंट है जो कि हमें पिटी ऑफेंसेस में देखने को मिलता है। छोटे मोटे ऑफेंसेस में, चोरी है या ड्रिंक करके रोड पे चलना, ये सारी चीज़ें पिटी ऑफेंसेस में हमें कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट जो है मिल सकती है। उसके बाद हम भारतीय न्याय संहिता के जो 4th पिलर को देखते हैं। 4th जो ये फीचर है इसको देखते हैं, की फीचर है। उसमें हम देखते हैं पनिशमेंट एंड फाइन्स एनहांस्ड फॉर सम ऑफेंसेस। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कुछ ऑफेंसेस में कुछ अप्रॉक्स आई थिंक ये क्या है, इम्प्रिजनमेंट 41 ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट बढ़ा है, 83 ऑफेंसेस में
फ़ाइन की पनिशमेंट बढ़ी है, तो पनिशमेंट और फ़ाइन जो है एनहांस हुए हैं। कुछ ऑफेंसेस को डिलीट किया गया है, कितने ऑफेंसेस को, 19 प्रोविज़न्स को डिलीट किया गया है। तो बिल्कुल 19 प्रोविज़न्स को यहाँ पे हमने डिलीट किया है, 19 ऑफेंसेस को डिलीट किया है। और न्यू ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो न्यू ऑफेंसेस यानी कि 20 ऑफेंसेस जो नए ऐड हुए हैं, उनमें हम लिख सकते हैं कि 20 न्यू ऑफेंसेस जो हैं वो ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा ओरिएंटेशन है, यूपी ओरिएंटेड, ये यूपी एपीओ ओरिएंटेड आपका ये सेशन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आपके लिए ये बहुत हेल्पिंग होने वाला है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि नीड फॉर रिप्लेसिंग आईपीसी विद बीएनएस, क्या ज़रूरत थी आईपीसी को बीएनएस के साथ रिप्लेस करने की। तो हम एक रीज़न तो जानते ही हैं कि आईपीसी आउटडेट हो चुकी थी, मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हमारे डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके साथ अलाइन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आईपीसी जो कि 1860 में इनैक्ट हुई थी वो आउटडेट हो गई थी और इनएडिक्वेट थी आज के कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज़ को एड्रेस करने में। आज के टाइम पे लीगल इश्यूज़ जो हैं, बिल्कुल आज के टाइम पे ऑफेंसेस बढ़ गए हैं, क्राइम बढ़ गए हैं, उसी तरह से इश्यूज़ जो हैं, लीगल इश्यूज़ जो हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, थोड़े मुश्किल हो गए हैं। तो आज के टाइम के लीगल इश्यूज़ को एड्रेस करने में इनएडिक्वेट प्रोविजंस थे हमारे आईपीसी 1860 के। द BNS 2023 जो आया है वो लाना ज़रूरी था ताकि मॉडर्नाइज क्रिमिनल लॉ, आज के समय का जो क्रिमिनल लॉ है उसको मॉडर्न किया जा सके, यानी कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग बनाया जा सके, उसको बेटर अलाइन कराया जा सके आज के टाइम के सोशल रियलिटीज़ के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जा सके। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम देखेंगे कि हम ऑडियो वीडियो के थ्रू एविडेंस ले रहे हैं, EFIR इंट्रोड्यूस हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे आगे के सेशंस में। अभी तो हम बस आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। और जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी अलाइन करने के लिए बेटर करंट सिनारियो के हिसाब से हम अलाइन कर सकें, इसके लिए हमने क्या किया, BNS को इंट्रोड्यूस किया। तो जनरली क्या था कि आईपीसी 1860 क्या था, आउटडेट हो गई थी और कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज़ जो आज के टाइम के हैं उन्हें एड्रेस करने में इनएडिक्वेसी थी, या फिर हम कह सकते हैं एम्बिग्यूअस था, क्लियर नहीं था उतना। तो BNS को लाने की ये एक सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि हम क्रिमिनल लॉज को मॉडर्नाइज़ कर सकें, क्योंकि वो कॉलोनियल एरा के लॉज के लिए था और ये आज के हमारे डेमोक्रेसी के लिए है, तो इसलिए इन दोनों में ही बहुत ही फ़र्क है और इसको हम करंट सोशल सिनारियोज से रिलेट कर सकें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है आज के BNS में और ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये मैच हो सके, ये ज़रूरत थी कि आईपीसी को रिप्लेस किया जाए BNS से। आइए अब हम कुछ पॉइंटर्स में देखते हैं उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। सबसे पहला है आउटडेटेड प्रोविजंस। तो आईपीसी के जो प्रोविजंस थे वो आउटडेट हो गए थे, करंट सोशियो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में वो सही नहीं उतर रहे थे, 150 साल पुराने भी हो गए थे और उनमें क्या था, जस्टिस रैदर देन प्योर पीनल एस्पेक्ट। अभी जो BNS है उसमें जस्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है इन कंपैरिजन विद पीनल एस्पेक्ट, यानी कि पनिशमेंट देने से ज़्यादा न्याय देने पे विश्वास रखा गया है। ठीक है, पनिशमेंट तो ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जो विक्टिम है वो रिहैबिलिटेट कर पा रहा है या नहीं, उसको वो जो विक्टिम है वो उसको उसके लिए कन्वीनियंट है या नहीं, जो भी हम डिसीजन दे रहे हैं वो विक्टिम के लिए सही है या नहीं। सिर्फ सज़ा देना काफ़ी नहीं है, विक्टिम को न्याय मिले इस बात पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और रिमूव कॉलोनियल लैंग्वेज एंड रेफरेंसेस, जो भी कॉलोनियल रेफरेंसेस थे, कुछ केसेस हुआ करते थे उस टाइम पे के प्रिवी काउंसिल के अंडर में या क्राउन के अंडर में, या फिर जो भी कॉलोनियल लैंग्वेज थी उस टाइम पे लॉ बना था, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के थ्रू लॉ बना था, तो कुछ बहुत ही हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का डिफरेंस था, रेफरेंसेस का डिफरेंस था। ये सारी डिफरेंसेस को हटाने के लिए भी हमने BNS 2023 को इंट्रोड्यूस किया। आगे आता है कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, वही बात है कि आईपीसी 1860 जो था, 1860 यानी कि हम जानते हैं ब्रिटिश एरा है ये।
आईपीसी 1860 जो था वो फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन, जो कि जिसके प्रेसिडेंट लॉर्ड मैकॉले थे, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। आईपीसी 1860 फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन, जिसके प्रेसिडेंट लॉर्ड मैकॉले थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, उसको ड्राफ्ट किया गया था। ये इन्फोर्स हुआ था 1862 में, बना 1860 में था, इन्फोर्स हुआ था 1862 में। उसके बाद आईपीसी वॉज ड्राफ्टेड बाय द ब्रिटिश फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। आईपीसी जो ड्राफ्ट की गई थी वो ब्रिटिशर्स के लिए उनके कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी नीड्स को और उसके एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। लेकिन ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का ही समय, उस समय जो था, आज की डेमोक्रेसी में भी काम करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईपीसी को रिमूव करके बीएनएस लाया गया। इट ऑफन डज नॉट सूट द नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी। बिल्कुल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया था, इसलिए वो आज के नीड्स और आज के इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी की नीड्स को या नीड्स के लिए या मॉडर्न सोसाइटी के लिए सूट नहीं करता था। इसलिए भी हमने इसे क्या किया है, रिपील किया है और बीएनएस को लाया गया है। प्रोविज़न्स जो हैं ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ से रिलेटेड, उन्हें भी थोड़ा बढ़ाया गया है। कुछ ऑफेंसेस को डिलीट किया गया है, कुछ पेनल्टीज़ को ऐड किया गया है। इन सारी चीज़ों को हमने किया है। अगला आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। कॉम्प्लेक्स था आईपीसी, मुश्किल था। एम्बिग्यूअस था, बहुत ही क्लियर नहीं था। कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, कुछ चीज़ों के पनिशमेंट्स क्लियर नहीं थे, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ओवर टाइम द आईपीसी हैज़ बिकम कम्बरसम। ठीक है, समय के साथ साथ जो है, कुछ समय बाद जो है, आईपीसी जो था वो बहुत ही हेक्टिक हो गया था, कॉम्प्लेक्स हो गया था। विद कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज थी, आईपीसी की ड्राफ्टिंग के बाद, आईपीसी की ड्राफ्टिंग में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थे, मतलब उस भाषा को समझना बहुत आसान नहीं था। दैट कैन बी एम्बिगियस, तो ये हो सकता है कि वो एम्बिगियस था, अनक्लियर था। बिल्कुल, अब कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड है वो पढ़ के समझ सकता है, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान है जो लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता है, जो इन एनैक्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके लिए उस चीज़ को पढ़ के समझना मुश्किल है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं ताकि वो हमें समझा सकें। एंड चैलेंजिंग टू इंटरप्रेट, बिल्कुल उसका इंटरप्रिटेशन करना भी बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लिख दिया कि हाँ ये आपने ऑफेंस किए तो ये आपको सज़ा हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था उसमें चीज़ों को बहुत ही मोल्डेड तरीके से प्रेजेंट किया गया था, हम ये कह सकते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज को हटाने के लिए, उस एम्बिग्विटी, अनक्लियरनेस को हटाने के लिए और इंटरप्रिटेशन को आसान करने के लिए भी हमने बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया है। इसकी लैंग्वेज वगैरह में हमने बहुत से चेंजेस किए हैं। अगला हम देखते हैं विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है ये। अगला हम देखते हैं कि ये क्या है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। आईपीसी जो था वो ट्रेडिशनली ऑफेंडर सेंट्रिक होता था, मतलब कि ऑफेंडर को कितनी जल्दी से जल्दी हम सज़ा दे दें, पिनलाइज कर दें, इस पे ज़्यादा ध्यान देता था और विक्टिम सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन पे कम ध्यान देता था कि विक्टिम का एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं उससे, विक्टिम का एनहांसमेंट हो रहा है कि नहीं उससे, ठीक है, विक्टिम को सपोर्ट मिल रही है कि नहीं, इन चीज़ों पे कम ध्यान देता था। वो ऑफेंडर सेंट्रिक ज़्यादा था, ऑफेंडर को पनिश करने में, ऑफेंडर को पकड़ने में, इस सारी चीज़ों पे जो आईपीसी थी उसकी ज़्यादा सपोर्ट उसका उस तरफ था। लेकिन अभी बीएनएस क्या है, विक्टिम सेंट्रिक है, विक्टिम के सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन पे ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसमें क्या लिखा हुआ है, न्याय संहिता है ये जस्टिस पे फोकस कर रहा है और जस्टिस किसको मिलेगा, विक्टिम को मिलेगा। तो यानी कि ये क्या है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। ऑलराइट, उसके बाद जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज़ हैं, ठीक है। प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज़ थी आईपीसी में। आईपीसी कंट्रीब्यूटेड टू प्रोसीजरल डिलेज एंड बैकलॉग्स इन द कोर्ट सिस्टम, ठीक है। आईपीसी के जो कंट्रीब्यूशंस थे उसमें प्रोसीजरल डिलेज थे, मतलब बहुत इसका जो प्रोसीजर था ये इतना हेक्टिक था कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग था और ऐसे इसी वजह से बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए थे कोर्ट सिस्टम में, बहुत सारे केसेस पेंडिंग होने लगे थे। ये सारी चीज़ों को और अच्छा बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों से उबरने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, BNS 2023 को इंट्रोड्यूस किया है। ऑलराइट, चलिए
अब हम आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS ऑफ इंडिया। ओके, तो अब हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानेंगे, कुछ सेलिएंट फीचर्स उसके जानेंगे। बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को नहीं, कुछ और चीज़ों को, कुछ नई चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखते हैं, आइए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है ये एक कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है एम्ड एट रिफॉर्मिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है। इसका क्या एम है कि ये रिफॉर्म कर सके। किस में रिफॉर्म कर सके, वापस से किसको बना सके, तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म कर सके और मॉडर्नाइज कर सके, आज की डेमोक्रेसी के हिसाब से उसको बना सके, उसको रिफॉर्म कर सके। ऐसा एम हमारे भारतीय न्याय संहिता का है जो इंडिया में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता एक कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जो जिसका एम ये है कि वो रिफॉर्म कर सके और मॉडर्नाइज कर सके। किसको कर सके, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऑब्वियसली IPC, CRPC, एविडेंस यानी कि BNS, BNSS और BS तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम जानते हैं, आइए। सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी। इसमें क्या है, अभी तक हमने जो ऊपर देखा वो हमने देखा कि IPC को हटा के हमने BNS क्यों लाया। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि क्या ज़रूरत थी IPC को रिमूव करने की और BNS को इंट्रोड्यूस करने की। अब हम देखेंगे कि BNS के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, यानी कि BNS के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसके लिए हमें लगता है कि हाँ, हमें BNS लाना चाहिए था या जिसको लाया गया है वो ठीक है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी है इसमें सबसे बड़ी बात, कि इसकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज नहीं है इसकी ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करता है जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझने के काबिल बना सकता है जनरल पब्लिक के। ऐसा नहीं है अब कि कोई पढ़ के उसको समझ नहीं सकता, कि सबको एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा कि ये हमको समझाइए कि क्या लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ के, वो उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि हम उसको पढ़ के ईजिली समझ सकते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद उसमें क्लियर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, कोई भी वेग डेफिनेशंस नहीं है, क्लियर डेफिनेशंस है, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है उसमें। उसके जो लीगल टर्म्स हैं और प्रोविजंस हैं वो सभी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा कोडिफिकेशन का। कोडिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि सिंगल कोड है। ठीक है, इट एम्स टू कंसोलिडेट वेरियस क्रिमिनल लॉज इनटू सिंगल कोहेसिव कोड। इसका ये एम था कि ये अलग अलग जगहों से जो भी क्रिमिनल लॉज के जो भी प्रोविजंस हैं उनको एक साथ ला के रखा जा सके, तो ये सिंगल कोड में इसको रखा गया है, यानी कि सिंगल संहिता में इसको रखा गया है, एक ही संहिता में इसको रखा गया है। ठीक है, अपडेटेड प्रोविजंस हैं, तो इसमें जो सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं सोसाइटी में उसके हिसाब से प्रोविजंस को अपडेट किया गया है। वो कॉलोनियल एरा का IPC जो था वो कॉलोनियल एरा का था, आउटडेट हो गया था, आज के मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न चेंजेस के हिसाब से नहीं था, तो इसलिए हमने उसको रिप्लेस किया। थर्ड है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट में हेवियर पेनल्टीज़ को इम्प्रूव किया गया है कुछ सीरियस क्राइम्स के लिए, जैसे कि टेररिज्म है, सेक्सुअल असॉल्ट है, करप्शन है, और कैपिटल पनिशमेंट को भी इन्हेंस किया गया है कुछ ग्रेवेस्ट ऑफेंसेस के लिए। ग्रेवेस्ट ऑफेंसेस मतलब जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट को भी इन्हांस किया गया है, हेवियर पेनल्टीज़ को इन्हांस किया गया है। अब फोर्थ पॉइंट्स हम देखते हैं, विक्टिम राइट्स एंड प्रोटेक्शन। विक्टिम के राइट्स और प्रोटेक्शन की बात है कि विक्टिम के राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके, उसके पर्सन का प्रोटेक्शन हो सके। तो विक्टिम कंपनसेशन जो है वो एम्फसाइजेस विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स रेस्टोरिंग विक्टिम्स डिग्निटी एंड एडिंग देयर रिहैबिलिटेशन। मतलब कि ऐसा उनके कॉम्पनसेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि वो विक्टिम्स जो हैं वो रिस्टोर हो सके। रिस्टोर का मतलब अगर उन्हें किसी चीज़ के बारे में कोई नुकसान हुआ है, उनकी डिग्निटी को हार्म हुआ है, या फिर उनके पास शेल्टर या फिर किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें वापस से रिस्टोर करनी है, तो उसके लिए उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जा सके जिससे वो अपनी चीज़ों को वापस से उस ही अवस्था में ला सकें जैसे वो पहले थे। ठीक है, उसके बाद ये विक्टिम्स की राइट को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर्स प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ विक्टिम्स ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस।
तो बीएनएस का जनरली ये फीचर है, बीएनएस का जो ये फीचर है वो ये भी कहता है कि विक्टिम्स के राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए ट्रायल के प्रोसेस के दौरान, और विक्टिम के बॉडी पर्सन का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए किसी भी दौरान, चाहे वो ट्रायल का प्रोसेस हो, ट्रायल के बाद हो, जजमेंट ऐसा हो कि विक्टिम के राइट्स और पर्सन दोनों ही प्रोटेक्टेड रह सकें। उसके बाद हम देखते हैं स्पीडी जस्टिस। ठीक है, तो इसके पहले क्या था कि लॉन्ग टाइम टेकन था, आईपीसी के जो भी प्रोविजंस थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हुआ करते थे। इसमें टाइम बाउंड ट्रायल्स को रखा गया है कि जो ट्रायल्स होंगे वो टाइम बाउंड होंगे, जितना टाइम दे दिया गया उससे उस टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रोड्यूसेस मैकेनिज्म टू एक्सपीडाइट द ट्रायल प्रोसेस फॉर क्विकर डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया जैसे कि ट्रायल के प्रोसेस के लिए टाइम लिमिटेशन लगा दिया गया। अगर कोर्ट कह देती है कि ट्रायल इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ट्रायल जो है जितने भी टाइम में बताया गया उतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, टाइम बाउंड ट्रायल्स तो हैं ही, जिसके लिए जो स्पीडी जस्टिस के लिए नीडेड है टाइम बाउंड ट्रायल, ये तो है ही कि ऐसा नहीं कि आज हमें पता चला कि क्राइम हुआ है और आज हमने पकड़ा तो हम 4 महीने 5 महीने तक ट्रायल ही कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रायल्स को टाइम बाउंड किया गया है। उसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी लगाया गया है। क्या मेथड्स को इनकरेज किया गया है कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू भी कुछ टाइप्स के सर्टेन टाइप्स के डिस्प्यूट को आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर दिया जाए, क्योंकि अगर हर छोटे बड़े मैटर्स को हम कोर्ट में लेके जाने लगे तो बिल्कुल बैकलॉग क्रिएट होगा। उसके लिए हमने क्या किया है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि आउट ऑफ कोर्ट जिनका सेटलमेंट हो सकता है, जिनका मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट हो सकता है, वो रिजॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी के भी प्रोविज़न्स को रखा है। ऑलराइट, उसके बाद हम 6th पॉइंट पे आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हुआ है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट हुई है। डिजिटल एविडेंस हम कह सकते हैं, अलाउज फॉर द एडमिसिबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस। बीएनएस ने अलाउ किया, बीएनएस के प्रोविजंस ने अलाउ किया कि हम डिजिटली भी एविडेंस को एक्सेप्ट करेंगे, कोर्ट जो है वो डिजिटली भी एविडेंसेस को एक्सेप्ट करेगी। इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट, प्रमोट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर केस मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजी के यूज़ को, ताकि केस की मैनेजमेंट और ट्रैकिंग जो है वो और बेहतर हो सके। जैसे कि मैंने बताया था आपको, EFIR का प्रोसीजर है, एविडेंस को डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन यानी कि आज की डेमोक्रेसी के हिसाब से बीएनएस को लागू किया जाए। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो आज के टाइम के इश्यूज़ हैं, जैसे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर क्राइम है, फिनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट वगैरह हो रहे हैं, डेटा थेफ्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भी हमें बीएनएस लाने की ज़रूरत थी। बीएनएस का सेलिएंट फीचर है ये। रेगुलेटरी प्रोविज़न्स हैं उसके, ये ऐसे प्रोविज़न्स को इंक्लूड करता है जो नए टाइप के ऑफेंसेस को या फिर इमर्जिंग ऑफेंसेस जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको ये क्या करता है, उनके लिए भी प्रोविज़न्स को इंक्लूड करता है। जैसे साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर थ्रेफ्ट हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी तरह के क्राइम्स हैं उनको ये क्या करता है, उनके लिए भी ये प्रोविज़न्स को इंक्लूड करता है। कुछ नए ऑफेंसेस को बीएनएस में ऐड किया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो कि सेक्शन 111 में दिया गया है, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 112 में, टेररिस्ट एक्ट जो कि सेक्शन 113 बीएनएस में दिया गया है। स्नैचिंग भी एक नया ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस में। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स ये इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 69 में। और ग्रीवस हर्ट कॉजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट सेक्शन 117 क्लॉज 3 बीएनएस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, इसके लिए सेक्शन 95 बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इन नए ऑफेंसेस को हमने ऐड किया है, हमने इन द सेंस लेजिस्लेशन ने ऐड किया है नए ऑफेंसेस को। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स
आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पिंग होंगी। आप इन वीडियोस को देखिए, इन वीडियोस को पढ़ के जाइए और बहुत इनसे जो भी MCQs हम बिल्कुल आने वाले सेशंस में MCQs भी करवाएंगे आपको, तो उनको पढ़ के जाइए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग होने वाली हैं। तो डू द सेशन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो पढ़ते होंगे ये सारी चीज़ें, जो लॉ के फील्ड से होंगे, उन्हें भी ये जो सेशन है या ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो चैनल को सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।